हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब अपने अपने घर पे ठीक ठाक होंगे। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत रुचिरा चतुर्दश पाठ आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगा, महान गणितज्ञ। ऐसे आर्यभट्ट के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो बच्चों, पहले तो हम पाठ का परिचय देखते हैं। भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। इस परंपरा को संपोषित करने वाले प्रबुद्ध मनीषियों में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति का प्रयोग सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया, जिसके कारण गणित को एक नई दिशा मिली। इन्हें एवं इनके प्रवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये आर्यभट्ट प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वैदुष्य यानी कि विद्वत्ता का उद्घाटन यानी कि उसका प्रारंभ कैसे हुआ, वह प्रस्तुत पाठ में है। तो आइए ऐसे महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के बारे में जानते हैं और कुछ नया सीखते हैं। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य पश्चिम दिशायाम च अस्तगच्छति इति दृश्यते हि लोका। यानी कि संसार में यही दिखाई देता है कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। परम न अनेन अवबोध्यमस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति। परंतु इसे यह नहीं जाना जाता है कि सूर्य गतिशील है। सूर्योचल पृथ्वी च चलाया स्वीकीये अक्षे धुर्णति इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांतः। सूर्य अचल है, पृथ्वी चलायमान है, जो अपनी धुरी पर घूमती है। यह इस समय भली भांति स्थापित सिद्धांत है। सिद्धांतोयम प्राथम्येन येन प्रवर्तितः। यानी कि इस सिद्धांत को सर्वप्रथम जिन्होंने प्रारंभ किया स आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच्च आर्यभट्टः। वह महान गणित के ज्ञाता और ज्योतिषी आर्यभट्ट थे। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्टा। पृथ्वी स्थिर है, परंपरा से चली आ रही इस प्रथा यानी कि इस धारणा को उन्होंने खंडन किया। तेन उदाह्यतम यत्, यानी कि उन्होंने उदाहरण दिया कि गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्ट मानवः नौका स्थिरम अनुभवति। यानी कि उन्होंने क्या उदाहरण दिया कि भाई चलती हुई नौका में बैठा हुआ मनुष्य नाव को रुकी हुई अनुभव करेगा। अन्यांच पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, और दूसरे पदार्थों यानी कि दूसरी वस्तुओं को गतिशील समझता है। देखो एक कितना अच्छा उदाहरण दिया कि भाई चलती हुई नौका में जो मानव बैठा है, मनुष्य बैठा है, उसे क्या लगेगा कि भाई आजू बाजू की सारी जगह है वो हिल रही है, वो सब गतिशील है, लेकिन हमारी जो नौका है नौका स्थिर है। एवमेव गतिशीलायां पृथिव्याम अवस्थित मानवः पृथ्वीं स्थिराम अनुभवति सूर्यादि ग्रहांच गतिशीलान वेति। इसी तरह से गति युक्त पृथ्वी पर स्थित मनुष्य पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील जानता है। षट्सप्तत्यधिक चतुशततमे वर्षे यानी कि 476वें वर्ष में आर्यभट्टः जन्म लब्धावनिति। यानी कि आर्यभट्ट ने जन्म लिया। तेनैव विरचिते आर्यभट्टीयम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम। यह उन्होंने अपने आर्यभट्टीयम अपने द्वारा लिखे गए आर्यभट्टीयम नाम के इस ग्रंथ में उल्लेख किया है। ग्रंथोयम तेन त्रयोविंशतितमे वयसि विरचितम। यानी कि यह ग्रंथ उन्होंने 23 वर्ष की आयु में रचा था। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रम निकषा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्।
यानी कि ऐतिहासिक स्रोतों से, ग्रंथों से ऐसा जाना जाता है, ऐसा पता चलता है कि पाटलिपुत्र यानी पटना के निकट आर्यभट्ट की नक्षत्रों की जानने वाली प्रयोगशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रमेवासीत्। इसी से यह अनुमान लगाया जाता है कि उनका कार्यक्षेत्र पाटलिपुत्र यानी कि पटना ही था। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषाम संबंधः वर्तते, यानी कि आर्यभट्ट का जो योगदान, सहयोग था वो गणित और ज्योतिष से संबंध रखता है। यत्र संख्यानाम आकलनम महत्वम आदधाति, जहाँ संख्याओं की गणना महत्व रखते हैं, महत्व रखा जाता है, वहां पर आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसिति स्म। आर्यभट्ट जो थे वो फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। गणितीय पद्धत्या कृतम आकलनम आधृत्य एव तेन प्रतिपादितम यद ग्रहणे राहु केतु नामको दानवो नास्ति कारणम। इसी तरह से जो गणित शास्त्र की पद्धति यानी कि गणित शास्त्र की तरीके से किए गए आकलन यानी कि गणना पर आधारित करके ही उन्होंने कहा, यानी कि उन्होंने प्रतिपादित किया कि ग्रहण लगने वाले राहु और केतु नामक राक्षस कारण नहीं थे। तो उन्होंने ये जो कारण है कि भाई राक्षस कारण नहीं थे तो कौन थे, वह भी साबित किया। क्या साबित किया, चलो जानते हैं। तत्र तो सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रय एव कारणानि, वहां पर सूर्य, चंद्र और पृथ्वी ये तीनों ही कारण हैं। कैसे? सूर्य परितः भ्रमन्त्या पृथिव्यां चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगाद ग्रहणं भवति, यानी कि सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी का चंद्रमा के घूमने के मार्ग के संयोग यानी कि कारण से ग्रहण होता है। यदा पृथिव्यां छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति। देखो यहाँ पे कहा गया कि जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्र का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्रग्रहण होता है। तदा चंद्रग्रहणं भवति तथैव पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं दृश्यते, यानी कि वैसे ही पृथ्वी और सूर्य के बीच में आए हुए चंद्रमा की परछाई से सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ता है, दिखाई देता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारेण प्रायः सामान्य ज्ञान काठिन्यम अनुभवति, यानी कि समाज में नए विचारों का स्वीकार करने यानी कि मानने में अधिकतर सामान्य लोग कठिनाई को अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्, भारतीय ज्योतिष शास्त्र में वैसे ही आर्यभट्ट का विरोध हुआ। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्य विरोधः अभवत् तस्य सिद्धान्तः उपेक्षिता, और विरोध तो हुआ लेकिन उसके साथ साथ उनके जो सिद्धांत थे, सिद्धांत भी अनशून्य कर दिए गए, माने नहीं गए। सब पंडितम अन्यानाम उपहास पात्रम जातः, वह स्वयं को भारी विद्वान मानने वालों की हंसी का पात्र यानी कि विषय बन गए। पुनरपि तस्य दृष्टि कालाति गामिनी दृष्टा, फिर भी उनकी दृष्टि, उनकी विचारधारा समय को लांघने वाली देखी गई, दिखाई पड़ी। आधुनिकै ही वैज्ञानिकै ही तस्मिन् तस्य च सिद्धांते सम आदर प्रकटित, यानी कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने उनमें और उनके सिद्धांत में आदर यानी कि विश्वास प्रकट किया। अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्, इसी कारण से हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। वस्तुतः भारतीयायाः गणित परंपरायाः अथ च विज्ञान परंपरायाः असौ एक शिखर पुरुष आसीत, यानी कि वस्तुतः वास्तव में भारत की गणित परंपरा के और विज्ञान की परंपरा के वह एक शिखर पुरुष यानी कि सर्वोच्च व्यक्ति थे। आई होप कि आपको महान गणितज्ञ ऐसे आर्यभट्ट के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।